हेलो दोस्तों, आपका बेस्ट क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 1998 का पेपर सॉल्व करेंगे। 1999 का, सॉरी। पहला क्वेश्चन है इसमें, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का हर शब्द इंगित करता है, क्या करता है? नृ जाति समूहों के, यायावरी जनकों के, भाषा समूहों के, श्रेष्ठ वंश को। तो इसका आंसर हो जाएगा भाषा समूह को। भाषा समूह को अपन को इंगित करता है। और इसके अलावा वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय आर्य लोगों को ही दिया जाता है। किंतु आर्य कौन थे? आर्य शब्द को लेकर समय समय पर विद्वानों द्वारा नाना प्रकार की परिभाषाएं एवं व्याख्याएं दी गई हैं। प्राच्य विद्या के प्रारंभिक चरण के में आर्य शब्द का एक जाति के रूप में प्रयोग किया गया है, किंतु ऐतिहासिक रूप में आर्य नामक ऐसी जाति की निश्चित पहचान संभव नहीं है, जो कि काल विशेष में विश्व में किसी भी भाग में रही हो। सापेक्षिक दृष्टि से इतना आवश्यक कहा जा सकता है कि आर्य की पहचान जाति की अपेक्षा भाषाई वर्ग से अधिक संभव है, इसलिए इसका आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में प्रारंभ भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो ये तो सिंपल आंसर इसका था मगध, 6वीं शताब्दी का। फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारतीय यूनानी राज्य था। कौन सा था? भारतीय जो अफगानिस्तान साइड में था, कौन सा था? बैक्ट्रिया। और ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारतीय यूनानी राज्य बैक्ट्रिया था। और यह अपनी एनसीईआरटी से प्राचीन इतिहास से, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ोगे उसमें मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि ईसा की शताब्दी 3री शताब्दी से, जबकि हूण आक्रमण में रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी का अधिक निर्भर हो गए थे कि व्यापार किस जगह शिफ्ट हो गया था। तो भारतीयों का व्यापार देखो दक्षिण पूर्व, देखो अफ्रीका साइड नहीं हुआ था, पश्चिमी यूरोप नहीं हुआ था, दक्षिण पूर्व एशिया की साइड हो गया था। दक्षिण पूर्वी साइड एरिया एशिया से अपना अधिक से अधिक व्यापार जुड़ गया था रोमन साम्राज्य के समाप्त होने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य एवं मौर्योत्तर काल। निम्नलिखित में से व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए। तो ये मैचिंग करनी है, कौन सा समय सबसे पहले आया, कौन किसके बाद आया। तो सबसे पहले कौन आया था भारत में? मेगास्थनीज। कब आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 305 में। फिर आया था उसके बाद भारत में, इसने मेगास्थनीज की बुक है इंडिका। फिर उसके बाद आया था फायान। फायान कब आया था? तो ये चीनी बौद्ध यात्री था, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में और 399 में आया था, भारत आया था। इसकी पुस्तक का नाम था फोको की, ठीक है। फिर इसके बाद आया था अपना वान एन सियांग आया था, जो चीनी बौद्ध यात्री था, जो हर्ष के शासनकाल में आया था 624 में ईस्वी में। और ठीक है, फिर इसके बाद आया था सिंगित लास्ट में एकदम। तो इसका आंसर हो जाएगा 3142, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गुप्त काल में उत्तरी भारतीय व्यापार में निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार का जो पोर्ट था, बंदरगाह था, वो कहाँ से होता था? ताम्रलिप्ति बंदरगाह से। इसमें क्या है, 364 ईस्वी में रोमन साम्राज्य 2 भागों में बट गया, जिसमें से आगामी 100 वर्षों की स्थिति में अत्यंत कठिन थी। 5वीं शताब्दी के आरंभ से ही अनेक आक्रमणकारियों ने रोमन साम्राज्य को लक्ष्य बनाया था। स्पष्ट है कि रोमन साम्राज्य की स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी कि रोमन के नागरिक प्राच्य जगत के व्यापार को प्रोत्साहन नहीं दे सके। फलतः इस समय भारत का व्यापार मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी एशिया में होने लग गया था, जो भी मैंने उसी के ऊपर डिपेंड है क्वेश्चन।
इस व्यापार का संचालन बंगाल में स्थित ताम्रलिप्ति बंदरगाह से होता था, जहाँ से नीला रेशम और तांबा निर्यात किया जाता था। ठीक है, एक इसके लिए था, नीला रेशम और तांबा के लिए वहाँ से ज़्यादा बाहर भेजा जाता, निर्यात किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत से। तो इसमें काव्य व्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था? तो पहला लेखक कौन थे इसमें से? अमीर खुसरो या मिर्जा गालिब या बहादुर शाह जफर या फैजी। तो इसका आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो एकमात्र ऐसे कवि थे जिन्होंने जो सुल्तानों के 7 सुल्तानों को बदलते हुआ देखा। अमीर खुसरो के बारे में बताते हैं कि अमीर खुसरो मध्यकालीन भारत के महान कवि थे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले में पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। काव्य व्यक्ति के रूप में उर्दू और हिंदी भाषा का प्रयोग ये करते थे। प्रथम कवि माना जाता है इनको। अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हें तूतिए हिंद की उपाधि दी थी। इन्होंने बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक, कहाँ से लेकर? बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक 7 सुल्तानों को काल देखा है। अमीर खुसरो सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। किसके थे? निजामुद्दीन औलिया के। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी? किरान उस सादेन, ख्वाजा उल फतह, तिलकनामा, तारीख अलाई आदि प्रमुख इनकी रचनाएं थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये चित्र देख के बताना है किसका है। तो इसका आंसर है बहलोल लोधी जौनपुर। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। इसका आंसर सीधा जो चीज़ बताने को होगी बताते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन उल अबुद्दीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावी विशेषता में क्या शामिल है? तो उसकी विशेषता बताना है कि कौन सी विशेषता है। मैंने तो इसकी प्रमुख विशेषता, एक मिनट, तो इसमें ऑप्शन है बुज्र, और दूसरा ऑप्शन है कि बौद्ध पैगोड़ों की समानता, और तीसरा है कि फारसी शैली। कि इनका किन किन का प्रभाव था, मतलब कौन कौन सी जो जामा मस्जिद थी जैन उल अबुद्दीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर में सबसे बड़ी जामा मस्जिद है, तो ये उसमें कौन कौन सी विशेषताएँ थीं? तो ये तीनों थीं, बुज्र, बौद्ध पैगोड़ों की समानता और फारसी शैली। अब इसके बारे में देख लेते हैं। तो कश्मीर के महान शासक बुढ़ शाह जैनुल अबुद्दीन द्वारा 1420 से 1470 ईस्वी में द्वारा निर्मित कश्मीर की जामा मस्जिद बहुत फेमस है भारत में। जामा मस्जिद में बुज्र, बौद्ध पगोड़ा की समानता और फारसी शैली, इन तीनों की विशेषताओं का प्रभाव प्रचुर मात्रा में दिखाई देता है। इसने अपने पिता सिकंदर शाह के बिल्कुल विपरीत उदार, जनकल्याणवादी, सहिष्णुतावादी नीतियों का अनुसरण किया। इसने जजिया कर हटाया और गोहत्या को निषिद्ध किया। हिंदुओं की भावनाओं का आदर करते हुए सती प्रथा पर प्रतिबंध से हटा दिया। वह कश्मीरी, फारसी संस्कृति एवं अरबी भाषा का विद्वान था। वह कुतुब उपनाम से फारसी की कविता भी लिखता था। उसकी उदार नीतियों के कारण उसे कश्मीर का अकबर तथा सुदृढ़ आर्थिक व्यवस्था के कारण उसे कश्मीर का अलाउद्दीन भी कहा जाता था। अकबर और अलाउद्दीन भी कहा जाता था। ये एनसीईआरटी से मिला हुआ है, मध्यकालीन के एनसीईआरटी पढ़ोगे तब उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपने राजा से,
ये किसके बारे में? तो सिंपल है, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में है। क्योंकि इसने विद्वान तो था, लेकिन इसने कुछ निर्णय ऐसे लिए कि जो उस समय लागू नहीं हो सके, और राज्य को में बहुत हानि हुई, राज्य को, इस वजह से। मूर्ख राजा भी बोलते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के इतिहास में उसमें संगत एक विशेषता यह मिलती है कि बड़े साम्राज्यों की अपेक्षा छोटे और क्षेत्रीय राज्य विकसित हुए। इसका क्या कारण था? ऐसा क्या कारण था कि जो साउथ इंडिया है और नॉर्थ इंडिया है, तो साउथ भारत है तो एक ही, लेकिन साउथ इंडिया में कम राजाओं थे, और ज़्यादातर उत्तराधिकारी राजाएं कहाँ युद्ध लड़ते थे, किस क्षेत्र को पाने की कोशिश में लगे रहते थे? उत्तर भारत के राज्यों में। क्योंकि इसका मेन कारण क्या था? देखो, लोहा जैसे खनिजों का अभाव, के सामाजिक संरचनाओं के अनेकानेक विभाजन, या विशाल उपजाऊ भूमि क्षेत्रों का अभाव, या जनशक्ति का अभाव। देखो, लोहे के बिना भी काम चल सकता है, संरचना के बिना भी काम चल सकता है, लेकिन तब खाने के लिए उपजाऊ मिट्टी नहीं होगी तो क्या होगा? तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा कि विशाल उपजाऊ भूमि क्षेत्रों का अभाव था वहाँ पर। इस वजह से साउथ में कम लोग, छोटे छोटे राज्य थे, और उत्तर भारत में बड़े बड़े राज्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों, एक में कट रहा है ना, हाँ, अकबर के शासनकाल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रख रखाव करना पड़ता था। ये बिल्कुल बात सही है, क्योंकि अब देखो, जो भी कथन क्वेश्चन आया है ना, तो उसमें क्योंकि लगा दिया करो, जिससे सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता है। देखो, सेंटेंस बन गया। और युद्ध के समय अनेक उनको बदलना आवश्यक होता है। इस वजह से ए आर दोनों सही है, ए आर की दोनों की व्याख्या सही करता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? किस पे फोकस करना है? जो मैचिंग नहीं है। तो चलो करते हैं। जहांगीर था, उसके समय विलियम हॉकिंस आया था, बिल्कुल सही है। जहांगीर के समय तब जहांगीर राजा था, उसके मुगल दरबार में विलियम हॉकिंस आया था 1608 में, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है अकबर में सर टॉमस रो आया था, तो बिल्कुल गलत है। ये जहांगीर के ही शासनकाल में आया था 1615 में, तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। अब आगे देखते हैं, शाहजहाँ में टेरी बियर, हाँ बिल्कुल सही है। शाहजहाँ के शासनकाल में टेरी बियर आया था 1641 में। और औरंगजेब में मनुची आया था, बिल्कुल सही है, 1665 में औरंगजेब के समय मनुची आया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य का विघटन एवं यूरोपीय मतलब मॉडर्न आधुनिक इतिहास से। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी उग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला पहला गवर्नर कौन था? तो पहला है तो उग्र नीति, एकदम फॉरवर्ड नीति। तो जो सबसे पहले किस गवर्नर ने करी थी? तो मिंटो ने तो नहीं करी थी, ना डरफिन ने करी थी, ना एल्गिन ने करी थी। तो बचा कौन है? लिटन। तो इसने ही करी थी, इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा डी। इसने अफगानिस्तान के प्रति आक्रमणता की नीति अपनाई थी। अफगानिस्तान में बहुत बुरी तरीके से अंग्रेजों की इतिहास है इसका, बहुत बड़ी हिस्ट्री है कि तब अंग्रेज लोग जीत नहीं पाए थे वहाँ की जनजाति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैचिंग करनी है। तो मैचिंग में क्या है, 1775 में क्या हुआ था? तो 1775 में अपना हुआ था, 1775 में अपना क्या हुआ था? प्रथम आंग्ल युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है। अब 1780 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है। तो पहले का तीसरा, बी का चौथा। 1775 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, 1780 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। 1824 में क्या हुआ था? तो 1824 में हुआ था प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। और फिर 1838 में क्या हुआ था? 38 में हुआ था प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका क्या कारण था? इसका कारण देखो, विदेशी पूंजी तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, भारी उद्योग का अभाव बिल्कुल हो सकता है,
आगे बढ़ते हैं। विदेश पूंजी का बिल्कुल नहीं हो सकता, मैंने बोला। प्राकृतिक संसाधनों की कमी बिल्कुल नहीं थी भारत में, उसमें पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन थे। धनिक वर्ग और भूमि संपत्ति में निवेश करने का तरीका नहीं दिया जाना था। अरे ये भी नहीं था। तो इसका आंसर इस हिसाब से भारी उद्योगों का अभाव था। इस वजह से ब्रिटिश लोगों ने ही सब कुछ संभाल के रखा था। सारे उद्योग अब कच्चा माल अपने यहाँ ले जाते थे, रॉ मटेरियल पूरा, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियन की शक्ति के सामने, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, तो नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत की ब्रिटिश पताका फहराई रखी? तो देखो किसने फहराई रखी थी उस समय, तब तो यूरोप में युद्ध चल रहा था, नेपोलियन का पूरा जगह हर जगह साम्राज्य पे कब्जा हो रहा था। तो उस समय ब्रिटिश में लॉर्ड वेलेस्ली भारत में था, अपना गवर्नर जनरल। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के समय, याद होगा तो। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा भारत ब्रिटिश पताका फहराई, क्योंकि उस समय मैसूर, मराठा और दमन के साथ सहायक संधि को सुस्थिर रखा। उसने कहा कि अभी मैं भारत पे कब्जा करूंगा तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उस समय पहले ही ब्रिटिश लोग इस युद्ध में लगे हुए थे। तो इसने उस समय सहायक संधि रखी थी मराठाओं से कि अभी कुछ नहीं करना है। बहुत फूट डालो शासन करो की नीति चलाई थी इन लोगों ने, आपस में लड़ाना और अपना पेट भरना। निम्नलिखित में से फिर वो धीरे धीरे अपनी राजनीति को समझे, अच्छे से एनालिस किया, फिर कब्जा कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, इसको क्रम बताना है। तो सबसे पहले कौन सा हुआ था इन चारों में से? सबसे पहले कौन सी हुई थी? तो सबसे पहले कौन सा हुआ था अपना? संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1856 में। ठीक है, पहले संथाल विद्रोह हुआ, फिर उसके बाद सिपाही विद्रोह हुआ। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो 1857 में। ठीक है, 1857 के बाद सिपाही विद्रोह हुआ। सिपाही विद्रोह के बाद कौन सा हुआ था? नील विद्रोह। नील विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1860 में। दक्कन दंगे कब हुए थे? दक्कन में दंगे हुए थे 1875 में। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2, 4, 3, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयासों में सबसे कम समय तक चला था, कौन सा चला था? 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट तो अच्छा चला था। 1852 का इंडियन काउंसिल एक्ट ये भी सही चला था। 1919 का इंडियन काउंसिल एक्ट ये सबसे कम चला था, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो 1919 का अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, यह सबसे कम समय तक अर्थात 10 वर्षों तक ही चला था। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता थी कि साले जितने भी थे 20 प्लस थे, 20 सालों तक चले थे, ये 10 सालों तक ही चला। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता संप्रदायवाद का जन्म देना, और इसी अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली हुई थी। मुसलमानों को क्या दी थी? सांप्रदायिक, मुसलमानों का निर्वाचन अलग हुआ था और हिंदुओं का अलग कर दिया था। मुस्लिम लीग और ने निर्वाचन मांग करी थी मोहम्मद जिन्ना ने, मुझे अलग पृथक निर्वाचन चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भी भारत के विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। तो ये किस में था? सिंपल था, ये कैबिनेट मिशन में था। इसमें क्या है, जो कैबिनेट मिशन, देखो इसके बारे में क्या दिया हुआ है इसमें, ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर एक संघीय राज्य का स्वरूप कैबिनेट मिशन से संबंधित है, जिसका प्रस्ताव मई में आया था। हालांकि इसमें संघ का स्वरूप ब्रिटिश राज्य एवं रियासत कम से कम 50% से मिलकर बनाना था, लेकिन भारतीय रियासत न केवल शामिल होने से संघ के रूप में नहीं बन पाया, मतलब एकजुट नहीं हो पाए ये लोग, इसलिए कैबिनेट मिशन आया था उस समय। कैबिनेट मिशन को संविधान सभा का निर्माण करना था। ये पूरा बार बार एक टॉपिक है, आपने पढ़ाई होगा, सिंपल है, सभी को आता होगा।
शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था, किसमें किया जाता था? तो ये सिंपल, इसमें पहले आंसर दिया हुआ है, भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए, ना कि नागरिकों द्वारा भेदभाव के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं। ब्रिटिश हित के लिए किए जा रहे भारतीय हित के दमन के लिए बिल्कुल नहीं होता था। भारत में रियायतों को राजाओं को ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंडा में दी गई, बिल्कुल नहीं। भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए किया जाता था, इसलिए ये ऑप्शन सही है। लॉर्ड लिंथेटो ने 1942 में अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक जन आंदोलन में खड़े हुए थे। ये बिल्कुल सही बात है, इसलिए ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। 1857 के विद्रोह के बाद सबसे बड़े आंदोलन में 1942 के बाद भारत छोड़ो आंदोलन को लॉर्ड लिंथेटो ने एक गंभीर विद्रोह बताया, और आंदोलन में आम जनता एवं किसानों के अलावा बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी भागीदारी महिलाओं ने भी ली, बच्चों ने भी ली, कॉलेज के स्टूडेंटों ने भी ली। यह आंदोलन भारतीय स्वाधीनता संग्राम का अंतिम महालड़ाई थी। इस आंदोलन में अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसमें करो या मरो का महात्मा गांधी ने नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा कि जिसमें भारतीयों को उस स्थिति को अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला था? एक किसने बोला था? सिंपल, सुभाष चंद्र बोस ने बोला था कि ये अच्छा अवसर है। वे जापान भी चले गए थे, कि एक कमेटी भी बनाई थी उन्होंने। एक कमेंट में करो कौन सी कमेटी बनाई थी। एक फौज का निर्माण किया था उन्होंने, आज़ाद हिंद फौज। देखो, वो उन्होंने बोला था कि भाई अभी मौका है, देखो अंग्रेजों से आराम से मांगो, कुछ नहीं मिलेगा। अभी क्या है, अंग्रेज लोग से दूसरों का, देखो दुश्मन दोस्त होते हैं, तो ये उनकी नीति थी उस समय सुभाष चंद्र बोस की। द्वितीय विश्व युद्ध में के समय की बात है, तब उन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने बोला था। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन से एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? तो महात्मा गांधी थे। कैबिनेट मिशन का फुल सपोर्ट कर रहे थे महात्मा जी गांधी। कैबिनेट मिशन में उन्होंने बोला था कि कैबिनेट मिशन योजना 1946 में पक्ष में महात्मा गांधी जी पूरी तरह से थे। इस योजना के संदर्भ में गांधी जी ने कहा था कि यह योजना समय की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य से सबसे उत्कृष्ट योजना है। ऐसे में इसमें ऐसे बीज हैं जिसमें दुख की भारी भारत की भूमि यातनाओं से मुक्त हो सकती है, इसलिए फुल सपोर्ट कर रहे थे गांधी जी। गांधी जी अहिंसावादी थे, आराम से सब चीज़ मनवाना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस में बर्खास्त किया गया था? तो सिंपल है, सबसे पहले ही सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे 1848 में। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1848 में ईस्वी में कलकत्ता में एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी का। 1868 में इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद उन्होंने 1869 में सिविल सर्विस प्रतियोगिता में परीक्षा में उत्तीर्ण किया, और उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने सही आयु के बारे में विवाद होने के कारण उन्हें परीक्षा में अयोग्य ठहराया गया, किंतु उन्हें बाद में न्याय मिला और सिलसाट के बाद सहायक न्यायाधीश के पद पर उनकी नियुक्ति हुई। न्यायाधीश बने डायरेक्ट फिर वे, किंतु उस कुछ समय बाद जिला न्यायाधीश सदरलैंड की शिकायत पर उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था। मुकदमा चला था फिर उसके बाद मुकदमा। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैचिंग करना है। तो पहला है कि इसमें द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये किसका था? विनायक दामोदर ने बोला था कि द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो विनायक दामोदर ने लिखी थी। इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा विनायक दामोदर।
उन्होंने इस पुस्तक को 1857 के विद्रोह के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा भी दी थी। फिर इसके बाद आ जाओ आनंद मठ। आनंद मठ किसने लिखी थी? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी थी ये पुस्तक। बंकिम चंद्र चटर्जी ने, जिसमें बंगाल में हुए सन्यासी विद्रोह का वर्णन है। अब लाइफ डिवाइन किसने लिखी थी? तो इसकी रचना थे अरविंदो घोष। अरविंदो घोष कहाँ है? नंबर 2 पे। ठीक है। अब साधना किसने लिखी? साधना लिखी थी अपने लास्ट में बचे रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा पहले का विनायक दामोदर। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडियन। आनंद मठ किसने लिखी थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। लाइफ डिवाइन किसने लिखी थी? लाइफ डिवाइन लिखी थी अपनी अरविंद घोष ने। फिर साधना किसने लिखी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किया था। किसने किया था? बीडी सावरकर ने। बीडी सावरकर 1899 में मित्र मेला नामक गुप्त गठन की स्थापना की और यही संस्था आगे चलकर 1904 ईस्वी में अभिनव भारत नामक गुप्त संस्था के रूप में परिवर्तित हो गई। इस संस्था का कार्य गुप्त रूप से क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करना था। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम था। कौन सा था पहला साहसिक कदम? सबसे खतरनाक कदम कौन सा था? असहयोग आंदोलन था कि रोलेट एक्ट था? कौन सा था? जल्दी बताओ। और 2 ऑप्शन और हैं कि चंपारण आंदोलन था कि दांडी यात्रा था। तो सबसे पहले कौन सा किया था उन्होंने? चंपारण आंदोलन प्रथम। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम बिहार में चंपारण जिले में 1917 में किया गया सत्याग्रह, पहला सत्याग्रह। यह नील की खेती के खेतों में काम करने वाले किसानों पर यूरोपीय नीलों का बहुत अत्याचारों से निदान दिलाने के लिए किया था। किसानों को अपनी जमीन से कम 3/10 भाग एक नील खेती पर करनी पड़ती थी और नीलों द्वारा तय दामों को उसे पर बेचना पड़ता था। सब कुछ उन्हीं के हाथों में था अंग्रेजों के। उसे रियायत दिलाने के लिए गांधी जी ने चंपारण में आंदोलन किया था। सत्याग्रह पहला, प्रथम सत्याग्रह भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंत्योगत्वा समाप्त हो गई, ये किसने बोला था? सिंपल है, बाल गंगाधर तिलक। गरम दल के नेता थे, बाल पाल के नाम से जाना जाता है। लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, इन्हें लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। और तिलक ने केसरी और बिपिन चंद्र पाल ने अपने समाचार में न्यू इंडिया और निरंतर अपने प्रचार करते रहे और तिलक ने नेतृत्व कांग्रेस की याचना में भिक्षावृत्ति का घोर विरोध किया। उनका नारा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसी समय दिया था उन्होंने। इसमें मैचिंग करनी है। श्यामजी किशन वर्मा। तो श्यामजी किशन वर्मा किससे संबंधित है? इंडियन सोशलिस्ट से, ठीक है। और मादाम भिकाजी कामा, तो ये तो सिंपल पता हुआ, द तलवार। एनी बेसेंट अपनी थी कॉमनवेल्थ। और अरविंद घोष वंदे मातरम। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। अवनींद्रनाथ टैगोर के बनाए गए चित्रों की वर्गीकृत किया गया, किसमें किया गया था? यथार्थवादी, समाजवादी या पुनर्जीवनीवादी या प्रभाववादी? तो यह रेविलिस्ट या मतलब पुनर्जीवनवादी में किया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर एक पश्चात राजपूत और पहाड़ी तथा मुगल शैलियों का अवलंबन लेकर एक नई शैली विकसित की।
1871 में जन्मे मॉडर्न स्कूल ऑफ आर्ट्स के प्रणेता टैगोर ने कलकत्ता में चित्रकला की तकनीकी अंग्रेजों से सीखी, किंतु अपनी मौलिकता से देशज एवं प्राचीन चित्रकला की आंतरिक एवं भावपूर्ण शैली को अपने विस्तृत कैनवस पर उभारा और अपने सुंदर चित्रों को कृष्णमय लीला का चित्रण किया। उन्होंने पूछा जाए किस लीला का, कृष्णमय लीला का चित्रण किया, पूछ सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, कौन सी भाषा है सर्वाधिक? तो अपनी सिंपल बात, विश्व में सर्वाधिक व्यक्ति द्वारा बोली जाने वाली भाषा मंदारिन, जो चीनी जाति द्वारा बोली जाती है, जबकि हिंदी भाषा के व्यक्तियों की संख्या 337 मिलियन है और अंग्रेजी की 478 तथा स्पेनी की 392 उस समय के अनुसार। भारत में सर्वप्रथम एक समुद्री सेंचुरी जिसकी सीमाओं के अंतर्गत प्रबल भित्तियां, मोलास्का, डॉल्फिन, कछुए और अनेक प्रकार के समुद्री पक्षी हैं कि स्थापित किया गया है। ये कहाँ किसकी बात हो रही है? सिंपल है, कच्छ की खाड़ी की बात हो रही है, वहीं पाया जाता है ये सब प्रकार की चीज़ें। तो लवांडा, देखो इसमें मैचिंग सही बताना है सबसे सही कौन सा है। तो इसमें मध्य प्रदेश में लवांडा जाति गलत कौन सा है? तो इसमें देखो असम में मीरी बिल्कुल सही है, नागालैंड में कोनियन बिल्कुल सही, अरुणाचल में अपटनी और मध्य प्रदेश में तेलुगु, भील, गौड़ जनजाति पाई जाती है। लवांडा आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, इसलिए ये गलत है। ठीक है, असम में मीरी जनजाति है, नागालैंड में कोयनेक और अरुणाचल प्रदेश में अपटनी, मध्य प्रदेश में भील, गौड़ जनजाति पाई जाती है और आंध्र प्रदेश में लवांडा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद क्लास करते हैं बंद। चक्राता, चक्राता क्या है? तो यहाँ पर चक्राता है, चक्राता किस स्थान पर? चक्राता नामक प्रसिद्ध उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश में स्थित है, सॉरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चक्राता उत्तर प्रदेश में स्थित फेमस है। और हम्पलांग किस जगह है? तो ये असम में है। कोलिम्पोंग पश्चिमी बंगाल में है। फुकरी सिंपल बचा है हिमाचल प्रदेश में। आज के लिए इतना ही, 40 क्वेश्चन कर लेते हैं फिर खत्म करते हैं। निम्नलिखित में से प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकार की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा कार्बन किस में है? एंथ्रासाइड में। सबसे उत्तम किष्ट का कोयला कार्बन को ही कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आता है बिटुमिनस, पहले स्थान पे एंथ्रासाइड, दूसरे नाम पर बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट, फिर लिग्नाइट, फिर पिट, सबसे लास्ट में पिट आता है। ठीक है, क्रम भी पूछ लिया जाए, पहले एंथ्रासाइड, फिर बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट, फिर पिट, कोयला के प्रकार हैं। तेल में किस अत्यधिक संभावना युक्त रवा अपतट खंड अवस्थित है? मतलब रवा, मतलब जो तेल की चट्टान है ना, जो रवादार, वो कहाँ पर है, किस नदी के किनारे हैं? तो ये अपनी है कृष्णा गोदावरी द्रोणी में। तो तेल में अत्यधिक वहाँ रवादार अपपट खंडे हैं जो गोदावरी की वहाँ पर स्थित होती हैं। इसमें क्या आंसर हो जाएगा? पहले का पल्स फिशिंग किसका आंसर हो जाएगा? तूतीकोरिन। ऑटोमोबाइल्स के कहाँ के लिए? पुणे के लिए प्रसिद्ध है। और पोत निर्माण हो जाएगा मम्र गांव, और इंजीनियरिंग के लिए पिंजौर।
निम्न में से विद्यमानों में से किस एक ने सुझाव दिया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूलों के कणों से हुई थी? इसका ओ सिम्ट ने दी था ये सुझाव। फिर उसके बाद आ जाओ ज्वालामुखी माउंट रेवेरियर रेनियर माउंट रेनियर कहाँ पर है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है, यूएसए। ठीक है, इसका ये हो जाएगा। फिर इसके बाद आ जाओ एटना। एटना कहाँ पर है? तो एटना आ जाओ अपन, एटना हो जाएगा इटली में। इटली से एटना से इटली, एटना से इटली, एटना से इटली। पेरिकुटिन कहाँ है? तो पेरिकुटिन अपना बचा हुआ है मेस्को में। टॉल बचा हुआ है फिलीपींस। फिर से याद करो, ये आते हैं माउंट रेनियर यूएसए, एटना इटली, पेरिकुटिन मेस्को, टॉल फिलीपींस। ये जितनी भी ज्वालामुखी हैं करंट अफेयर में है, सबको करना है। ये कौन सी जलधारा है जल्दी बताओ? ये है अपनी वेनेजुएला और गिनी, जो मानचित्र में देखो जो ठंडी जलधारा है। ठीक है, ये पूरी जलधारा याद करनी पड़ेंगी आपको। बस ये और क्वेश्चन रह गया लास्ट, इसको भी निपटा लेते हैं। देवदार, देवदार कहाँ है? कनाडा सबसे ज़्यादा। डल डगलस फर, डगलस फर कहाँ पर है? डगलस फर अपना हो जाएगा मैक्सिको में। महोगनी, महोगनी कहाँ पर है? महोगनी सबसे होंडुरास। सागौन म्यांमार, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। देवदार कनाडा, डगलस फर मैक्सिको, महोगनी होंडुरास, सागौन म्यांमार। वेनेजुएला के निम्नलिखित पत्तनों में से नगरों में से किस एक को तेल पत्तन के रूप में विकसित किया गया था? तो ये किया था मरकैबो। किसको किया था? मरकैबो को, तेल के लिए। ये कौन सी है, इसके बारे में बताना था। हो जाओ। बाकी क्वेश्चन करेंगे अपन कल।